नमस्कार, जोहार। झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबरों में आप देखेंगे मैया सम्मान योजना, ई कल्याण योजना, JSSC से जेल, झारखंड में जॉब वैकेंसी और मौसम आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, आज के दौर में सोशल मीडिया में अधिकतर चैनलों पर गलत न्यूज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 100% सही और ताजा खबरें आप तक। झारखंड की महिलाओं को बड़ी राहत, 15 जिलों में 5000 की किस्त मिलने शुरू। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। योजना की 17वीं और 18वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में राज्य के 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में 5000 की राशि DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं को 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले मिल चुकी थी, अब उन्हें दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस कदम से करीब 52 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन 15 जिलों में भुगतान शुरू हुआ है उनमें है रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा शामिल है। इन जिलों के लाभार्थियों का आवेदन और बैंक का विवरण पहले से ही सत्यापित हो चुके हैं। शेष जिलों में भी जल्द भुगतान शुरू होने की बात कही गई। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 की आर्थिक सहायता दी जाती। इस बार 2 किस्तें एक साथ जारी होने से महिलाओं को घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में मदद मिल रही है। DBT प्रणाली के जरिए सीधे खाते में राशि भेजे जाने से पारदर्शिता बनी हुई है। हालांकि मैया सम्मान योजना की पात्रता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला झारखंड के स्थायी निवासी होनी चाहिए, आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। बैंक खाता, आधार लिंक और DBT सक्रिय होना चाहिए। लाभार्थी महिला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या या आधार नंबर से लॉगिन कर भुगतान की स्थिति देख सकती है। खाते में पैसा आने से बैंक की ओर से SMS भी भेजी जा रही है। SMS नहीं मिलने की स्थिति में पासबुक अपडेट कराकर या नजदीकी CSC सेंटर से जानकारी ली जा सकती है। धनबाद में देर रात बड़ा हादसा, अवैध कोयला खदान धंसी, 50 से ज्यादा मजदूरों के दबने की आशंका। धनबाद के गल्फरबाड़ी इलाके में सन्यासी मंदिर के पास जंगल में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहां चल रही 3 अवैध कुआनुमा कोयला खदान अचानक धंस गई। इस हादसे में 50 से 60 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब 1 बजे सन्यासी मंदिर के पास जंगल में खदान संचालक शक्ति की अवैध खदान में 50 से 60 मजदूर कोयला काट रहे। खदान में सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं। इसी दौरान ज्यादा कोयला निकालने के चक्कर में मजदूरों ने खदान के अंदर बने पिलर को काट दिया, जिससे अचानक खदान धंस गई। खदान के धंसने का असर पास चल रही गोपाल और मिंटू नाम के खदान संचालकों की खदान पर भी पड़ा और वो भी ध्वस्त हो गई। इस हादसे में कई मजदूर खदान के अंदर फंस गए, जबकि कई की मौत मलबे में दबने से हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद खदान संचालकों ने कुछ स्थानीय कोयला चोरों की मदद से आनन फानन में मजदूरों को बाहर निकाला। जिन मजदूरों की मौत हो गई थी उनके शवों को रात में ही निकालकर ठिकाने लगा दिया। इतना ही नहीं, दुर्घटनाग्रस्त खदानों को डोजर और JCB मशीन से भरवा दिया गया ताकि जिला प्रशासन को मौके पर कोई सबूत न मिल सके। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। डर के कारण उनके परिजन सामने नहीं आ रहे हैं। खदान संचालकों ने केस दर्ज होने का डर दिखाकर और कुछ पैसे देकर परिजनों को चुप करा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दुधिया पानी के कुख्यात कोयला चोर और भट्टा संचालक मुन्ना और पिंटू आर्थिक मदद देकर स्थानीय युवकों से अवैध खदानें चलवाते हैं। इन खदानों से निकले कोयले को ट्रैक्टर, पिकअप वैन और बाइक के जरिए दुधिया पानी स्थित भट्टों तक पहुँचाया जाता है। वहां से कोयला ट्रकों में लोड कर बंगाल, बिहार और UP की मंडियों में भेजा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी मुन्ना और पिंटू के भट्टों में दिन दहाड़े अवैध कोयला लाया जा रहा था, जिससे कोयला माफियाओं के बढ़ते हौसले साफ नजर आते हैं। बुधवार को मैथन में पुलिस सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें धनबाद के SSP प्रभात कुमार समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे, लेकिन गल्फरबाड़ी में हुई इस बड़ी घटना की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। आरोप है कि गल्फरबाड़ी OP पुलिस ने पूरे मामले को दबा दिया। वहीं OP प्रभारी दीपक कुमार दास ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। झारखंड वृद्धा पेंशन योजना 5000 करने की तैयारी, 2026 तक बड़ा फैसला संभव। झारखंड में वृद्धा पेंशन योजना से जुड़े बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार मौजूदा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है।
वर्तमान में पात्र लाभार्थियों को लगभग 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 4500 से 5,000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इस पर अंतिम निर्णय लेने का है। बढ़ती महंगाई और बुजुर्गों की जरूरतों को देखते हुए पेंशन व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। इस कारण लाभार्थियों के लिए जरूरी कर दिया गया है कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और केवाईसी पूरी तरह अपडेट रहे। जिन मामलों में केवाईसी या आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वहां पेंशन रोके जाने की शिकायतें सामने आ रही है। सरकारी स्तर पर यह भी बताया गया है कि 2025 में कई लाभार्थियों को लंबित पेंशन की राशि एकमुश्त जारी की गई थी। कुछ मामलों में 3 महीने की बकाया पेंशन भी एक साथ दी गई, जिससे हजारों बुजुर्गों को आर्थिक राहत मिली। अब सरकार भविष्य में पेंशन भुगतान को नियमित और समयबद्ध बनाए रखने पर जोर दे रही है। जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी कारणवश बंद है, उनके लिए भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे बुजुर्गों को अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय या संबंधित विभाग में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी जरूरी बताया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंच रही है। वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले उन वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है जिनके पास आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है और आने वाले समय में इसमें और सुधार किए जाएंगे। फिलहाल पेंशन की राशि को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं में यह साफ किया गया है कि आने वाले समय में झारखंड के वृद्धा पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। हो जाए तैयार, 8 साल बाद फिर बनेगी रांची की अपनी सरकार। जानिए क्या होंगे बड़े मुद्दे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 के नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही 8 साल बाद रांची में फिर से नगर निगम की चुनी हुई सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस बार चुनाव प्रक्रिया को पहले से कम समय में पूरा करने की योजना है। अगर 2018 के चुनाव से तुलना करें, तब अधिसूचना 15 मार्च को जारी हुई थी। मतदान 16 अप्रैल को हुआ था और मतगणना 20 अप्रैल को, यानी पूरी प्रक्रिया में करीब 36 दिन लगे थे। वही 2026 में अधिसूचना 27 जनवरी को जारी हुई है। मतदान 23 फरवरी को होगा और मतगणना 27 फरवरी को कराई जाएगी। इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया सिर्फ 32 दिनों में पूरी होगी। नामांकन की प्रक्रिया भी इस बार कम समय में रखी गई है। 2018 में नामांकन 16 से 22 मार्च तक चला था, जबकि 2026 में नामांकन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होगा। इसके बाद जांच, नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन की तारीखें भी लगातार तय की गई है। प्रशासन का जोर इस बार तेज, व्यवस्थित और समय पर चुनाव कराने पर है। इसी बीच अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर विवाद भी सामने आया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार मालतोर ने राज्यपाल और निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को पत्र देकर इन क्षेत्रों में चुनाव पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 और 244 भाग 1 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका लागू करने पर संवैधानिक रोक है। पत्र में बताया गया कि झारखंड की 22 नगर पालिकाएं अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित है। इन सभी नगर पालिकाओं की संवैधानिक वैधता को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई होनी है और राज्य सरकार को 23 फरवरी 2026 तक जवाब देना है। इसके बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। रांची नगर निगम चुनाव में इस बार युवा और महिला मतदाता अहम भूमिका निभाने वाले हैं। रांची के अलग अलग वर्गों से बातचीत में सामने आया है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी का असर सबसे ज्यादा युवा और महिलाओं पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार चुनाव सिर्फ सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक और मानवीय मुद्दे भी अहम होंगे। रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 53 वार्ड है और यहाँ 10,27,723 मतदाता है। इनमें 5,18,695 पुरुष और 5,08,971 महिला मतदाता शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के लगभग बराबर है। युवाओं की हिस्सेदारी भी काफी बड़ी है। अगर ये वर्ग एकजुट होकर मतदान करता है तो रांची नगर निगम चुनाव का रुख और नतीजा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जाने क्या कहता है मौसम विभाग। झारखंड में मौसम धीरे धीरे करवट बदल रहा है। मौसम विज्ञान विभाग IMD रांची के केंद्र के अनुसार राज्य में 28 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जबकि रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। IMD रांची के साइंटिस्ट डी और प्रमुख बाबू राज TP ने बताया कि दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का ये मिला जुला असर अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में दिन का तापमान
26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देवघर और धनबाद में अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दुमका और पाकुड़ जैसे जिलों में दिन के समय हल्की गर्मी महसूस होगी, लेकिन रात में ठंड बनी रहेगी। संथाल परगना क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जहां सुबह और शाम ठंड तथा दोपहर में हल्की धूप का असर देखा जाएगा। उत्तर पश्चिमी झारखंड के पलामू प्रमंडल में रात अधिक ठंड महसूस की जा सकती है। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। लातेहार और पलामू में रातें ज्यादा ठंडी रह सकती है। दिन का तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहेगा। सुबह के समय कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और स्कूली बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी रांची समेत बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी और गुमला जिलों में मौसम संतुलित बना रहेगा। इन इलाकों में अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रांची में अगले 5 दिनों तक दिन का तापमान 25 से 27 डिग्री के आसपास रहेगा, जबकि रात का तापमान 10 से 12 डिग्री तक गिर सकता है। रामगढ़ में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। दक्षिणी झारखंड के कोल्हान क्षेत्रों में गर्मी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा रहेगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जमशेदपुर और सरायकेला में दिन के समय गर्मी महसूस होगी, जबकि रात में तापमान 12 से 15 डिग्री के बीच बना रहेगा। इस क्षेत्र में ठंड का असर कम और गर्मी का प्रभाव ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल झारखंड में बारिश का कोई आसार नहीं है। लोगों को सुबह और रात के समय ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं किसानों को सुबह के कोहरे को देखते हुए फसल की निगरानी करने की सलाह दी गई है। पहले पत्नी को गोली मारी, फिर खुद भी कर लिया सुसाइड। रांची के घर में मिली पति की लाश। रांची से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर 4 दिन बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। पति का शव रांची के एक मकान से बरामद किया गया है। मामला डोरंडा थाना क्षेत्र के मनी टोला का है। बीते शनिवार को तौकीर नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी तरन्नुम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब 4 दिन बाद तौकीर की लाश एक घर से बरामद हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस को आशंका है कि तौकीर ने हत्या के बाद खुदकुशी कर ली है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। चंद लोगों की जिद से अशांत हुआ राजप्पा का लारी इलाका, छावनी में बदला गाँव। मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हंगामे ने झारखंड के राजप्पा क्षेत्र के लारी गांव का माहौल बिगाड़ दिया। लोगों की जिद और गलत फैसलों की वजह से पूरा इलाका तनाव की चपेट में आ गया। हालात ऐसे बने कि कई लोग जेल पहुंच गए, जबकि कई लोगों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही। घटना विसर्जन के दौरान हुई, जब तालाब तक पहुंच चुकी प्रतिमा को कुछ लोग वापस एक विशेष संप्रदाय के इलाके में ले जाने पर अड़ गए। पुलिस ने जब इसका विरोध किया तो उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए और मामला हिंसक झड़प में बदल गया। सोमवार रात की घटना के बाद मंगलवार को लारी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। चूल्हे तक नहीं जले। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील नजर आया। जब मीडिया ने ग्रामीणों से बात करनी चाहिए तो लोग खुलकर बोलने से बचते दिखे। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ उपद्रवी हुए लोगों की वजह से पूरा गांव बदनाम हो गया। उनका साफ कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष लोग न फंसे। 26 जनवरी की रात चितरपुर प्रखंड के सुक्रीगढ़ा लारी में विसर्जन के दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। इस दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए। घटना के बाद मंगलवार को ग्रामीण ने विश्व हिंदू परिषद के रामगढ़ जिला मंत्री छोटू वर्मा से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से जल्दबाजी का दबाव बनाया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे गांव से आए कुछ लोगों के साथ पुलिस की कहासुनी हो गई, जिसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। छोटू वर्मा ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए कहा कि पत्थरबाजी करने वाले असली दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष ग्रामीण को परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गहराई से जांच हो ताकि सच्चाई सामने आए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। सामाजिक सौहार्द बनाए रखना सबसे जरूरी है। ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट, छात्रों को जल्द मिलेगी राशि। ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा जिन छात्रों को नहीं मिला है उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से फंड की कमी के कारण स्कॉलरशिप का भुगतान रुका हुआ था, लेकिन अब कई जिलों में फंड दोबारा जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के खातों में जल्द पैसा आने की उम्मीद है। अगर किसी छात्र को 2023 से 24 या 24 से 25 सत्र की ई कल्याण स्कॉलरशिप का 1 भी रुपया नहीं मिला है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोकारो जिले में SC, ST और OBC वर्गों के लिए फंड जारी किया गया है। ST वर्ग के लिए सबसे ज्यादा फंड आया। इनमें कुछ राशि छात्रों को दी जा चुकी है, जबकि अभी भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम शेष है, जिसे बाकी छात्रों को भी भुगतान किया जाएगा।
ओबीसी वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि मिलनी शुरू हो गई है और कुछ पैसा अभी बाकी है। इससे साफ है कि बोकारो जिले के जिन छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिले है उन्हें भी जल्द पैसा मिलने वाला है, भले ही इनमें कुछ समय लगे। बोकारो के अलावा कोडरमा, रांची, लातेहार, गुमला, गिरिडीह, साहिबगंज और देवघर जिलों में भी फंड उपलब्ध हो चुका है। इन जिलों के छात्रों के खाते में 1-2 दिन या कुछ दिनों में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा सकती है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो ई कल्याण पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस नियमित रूप से चेक करते रहे, क्योंकि स्टेटस से ही पता चलता है कि भुगतान किस चरण में है और पैसा कब तक आएगा। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से संकेत मिले हैं कि जिन जिलों में फंड उपलब्ध है वहां पहले भुगतान किया जाएगा और इसके बाद बाकी जिलों में भी पैसा भेजा जाएगा। झारखंड में जनवरी 2026 तक सक्रिय नौकरी के अवसर, निजी और सरकारी क्षेत्रों में बम्पर भर्तियां। झारखंड में जनवरी 2026 तक निजी क्षेत्र और सरकारी विभागों में कई अहम पदों पर भर्तियां जारी है। इंजीनियरिंग, हेल्थ, सेल्स, होटल मैनेजमेंट और शिक्षा क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आए हैं। टाटा कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शामिल है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज धनबाद में सेल्स ऑफिसर पदों पर तत्काल भर्ती की जा रही है। 27 से 31 जनवरी तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। कैपिटल हिल रांची होटल मैनेजर और कॉमी 1 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा, जेपीएससी और जेएसएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर 2025 के 30 पद, शिक्षक भर्ती और आबकारी सिपाही जैसी भर्तियों से संबंधित अपडेट जारी किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक नोटिस देखने को सलाह दी गई है। झार नियोजन पोर्टल, झारखंड सरकार राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार मेले, संविदा एवं निजी नौकरियों के लिए जानकारी के लिए झार नियोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य बताया गया है। जनवरी 2026 तक झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो समय पर आवेदन करें और आधिकारिक पोर्टल से जानकारी प्राप्त करते रहे। तो ये थी आज के झारखंड की मुख्य बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।